हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 30 मार्च 30 मार्च को। तो ये शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं इसमें जीके के, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे 30 मार्च को। 30 मार्च 2024 को शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो हम देखने वाले हैं जिनको इस वीडियो में। तो बिना देर के चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि जो भारत का जो संविधान है, इसका कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। यानी ये बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो हमें पता है जो आर्टिकल 324 है, इसमें भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, यानी आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो हरित क्रांति है, इसके बारे में निम्नलिखित पढ़ें। यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपकी, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आपका बी। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनको पढ़ के आपको ये बताना है कि सही कथन बताने हैं आपको। इनको पढ़ के आपको क्या बताना है, सही कथनों की पहचान करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या बोल रहा है ये। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में हरित क्रांति को सर्वाधिक को संदर्भित करती है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये सर्वाधिक नहीं होगा, ये होगा आपका सर्वाधिक की जगह आपका होगा उस अवधि को। यानी भारत में जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति को यानी उस अवधि, यानी उस समय या टाइम जो भी बोलो या अवधि बोलो, यानी भारत की जो हरित क्रांति है उस अवधि को संदर्भित करती है, यानी उस अवधि के बारे में बताती है जब आधुनिक तरीकों और तकनीकी जैसे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे, यानी बीज थे और ट्रैक्टर थे, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण भारतीय कृषि को एक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि हरित क्रांति जो है उसका उस समय को बताती है जब भारत की जो कृषि थी उसको आधुनिक तरीकों से, और जो हाई यील्डिंग सीड्स थे यानी उच्च उपज वाली जो किस्म के बीज थे उनसे, और ट्रैक्टर से सिंचाई सुविधाओं को सुधार किया गया, कीटनाशक दवाएं और काफ़ी सारे उर्वरक के उपयोग से जो भारत की जो कृषि है उसमें उसकी औद्योगिक प्रणाली में उसको बदल दिया गया। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, यानी भारत की जो हरित क्रांति थी उसमें ये सारे काम हुए थे जिससे भारत की जो कृषि है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ये सही होगा। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगला स्टेटमेंट बोला इसे अमेरिका, जो भारत की हरित क्रांति है इसे अमेरिका और भारत सरकार और फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन, यानी ये बोल रहा है यूएसए और इंडियन जो गवर्नमेंट है, यूएसए और जो इंडियन गवर्नमेंट है इनकी मदद से, और एक फाउंडेशन था फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन, इसकी मदद से भारत में जो हरित क्रांति है उसको वित्त पोषित किया गया, यानी उसको लागू किया गया इनकी सहायता से। काफ़ी सारा सहयोग था इनका। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, यानी यूएसए की मदद से ही भारत सरकार ने अपना आपका जो हरित क्रांति है उसको भारत में लागू किया था, काफ़ी हेल्प लागू किया था। और पहला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका, यानी ए और बी दोनों यही सही होगा। यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है ये भी हरित क्रांति से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से किसके उत्पादन में सुधार है, यानी जो भारत की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है यानी हरित क्रांति है उसने किन फसलों को मतलब मुख्य माना था, यानी किन फसलों में सुधार के लिए हरित क्रांति को लागू किया गया था। तो भारत में गेहूं और चावल, यानी धान कह सकते हो या चावल कह सकते हो, कहीं कहीं धान भी आता है। गेहूं और चावल जो है
यही में दो मुख्य फसलें थी हरित क्रांति की, तो गेहूं और चावल, ये आपकी मुख्य फसलें थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, यानी गेहूं और गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया था, तो ये किसके लिए मिला था? यानी ये कह रहा है जो आपकी गोपिका वर्मा है वो किस चीज से संबंधित है। तो गोपिका वर्मा जो है वो आपकी हैं मोहिनी अट्टम से, तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी है ये सही होगा। तो गोपिका वर्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2018 में, यहाँ पे बताया है इसने। तो जो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2018 में, तो गोपिका वर्मा का जो संबंध है वो किससे है? मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम, अच्छा आपको बताना है मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम है केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? केरल का। तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या कितनी है? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, यानी मोहिनी अट्टम की वो नर्तकी हैं गोपिका वर्मा, जिनको 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? तो जो लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल है, इसमें परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका थी कौन? लता मंगेशकर। जो लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल है, इसमें परफॉर्म करने वाली पहली गायिका कौन थी? तो लता मंगेशकर। इन्होंने इसमें परफॉर्म कब किया था? तो इन्होंने इसमें परफॉर्म किया था 1974 में। ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये वहाँ का सम्मान है सूरीनाम का, ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, यानी बोल रहा है पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो सूरीनाम गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, इसको ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार जो सम्मान है कहाँ का? सूरीनाम गणराज्य का, ये दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही होगा, यानी द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, सूरीनाम जो है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो सूरीनाम पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में। ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो सूरीनाम आपका साउथ अमेरिका का एक देश है, जिसकी राजधानी क्या है? पैरामारिबो। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पैरा, अच्छे से लिख देता हूँ, इसकी राजधानी है पैरामारिबो। ये आपको याद रखना है, पैरामारिबो। और ये किस कॉन्टिनेंट पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में ये सूरीनाम जो गणराज्य है यानी देश है ये पड़ता है। यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार जो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है पहली भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहो नृत्य, यानी ये बोल रहा है लाहो जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय। तो लाहो नृत्य जो है आपका वो कहाँ का है? तो वो है आपका मेघालय का। लाहो नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अच्छा, ये मेघालय में एक जनजाति पाई जाती है खासी, ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है
लाहो नृत्य, ये आपको याद रखना है। खासी जनजाति इसको मनाती है लाहो नृत्य। मेघालय में 3 तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। ये मतलब उत्तर नॉर्थ ईस्टर्न एक राज्य है मेघालय, वहाँ पे 3 तरह की जातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो जो खासी आपकी जनजाति है वही मनाती है कौन सा नृत्य? लाहो नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है किस राज्य सरकार ने यात्रियों और माल के लिए राज्य भर में अस्थायी, किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से स्थान सुलभ बहु मॉडल पहल योजना शुरू की है? यानी स्थान सुलभ बहु मॉडल पहल, इस नाम से एक योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू की है, यानी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये जो आपके परिवहन यानी जो परिवहन नेटवर्क है उसको उसमें सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी उड़ीसा। यानी उड़ीसा जो गवर्नमेंट है इसने ही स्थान सुलभ बहु मॉडल पहल योजना शुरू की है, जो परिवहन नेटवर्क है उसको सही करने के लिए, यानी उसको सुधारने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यानी भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ डैश प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यानी ये कह रहा है कि जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम उच्चतम रेटिंग के साथ किस प्रमाणन से सम्मानित किया गया है सितंबर 2023 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीन रेलवे स्टेशन। ये इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। अच्छा, यहाँ पे जो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, या इसे भारतीय हरित भवन परिषद भी कहते हैं, या इसे IGBC भी कहते हैं। IGBC का फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इसका फुल फॉर्म है IGBC का इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो जो, या इसे हिंदी में बोलते हैं हम भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो या भारतीय हरित गृह काउंसिल या परिषद। तो इसके द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे जो IGBC है इसका गठन कब हुआ था ये पूछ सकता है। तो IGBC का गठन हुआ था 2001 में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ देता है, अगर कोई व्यक्ति है एक नौकरी छोड़ देता है, वो स्वेच्छा से छोड़े या अनैच्छिक रूप से छोड़े वो डिपेंड नहीं करता। तो कह रहा है अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है और दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाता है, नौकरी छोड़ी या दूसरी नौकरी अगर मान लो नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसे डैश से गुजरते हुए कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में आपके घर्षणात्मक बेरोजगारी, या फिर प्रछन्न बेरोजगारी, या चक्रीय बेरोजगारी, या मौसमी बेरोजगारी। यानी ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है, मान लो एक कोई व्यक्ति है, अगर इसने नौकरी छोड़ दी और ये अभी दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है कोई, या नहीं ढूंढ पा रहा है अभी, मतलब बेरोजगार टाइप का है, तो ये जो इस टाइम बेरोजगारी का दौर है इसका, इस बेरोजगारी को, ये जो बेरोजगारी का दौर है, नौकरी छोड़ने के बाद तो बेरोजगार हो गया, अभी दूसरी नौकरी ढूंढेगा तब तो ये जो बेरोजगारी है इस बेरोजगारी को क्या कहेंगे ये पूछ रहा है। तो ये जो बेरोजगारी है ना, नौकरी छोड़ दी उसने, दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तो ये टेम्पररी बेरोजगारी है। तो इसे बोलते हैं हम घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं इसे? घर्षणात्मक
बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है प्रछन्न बेरोजगारी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो इसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो दे रखा है प्रछन्न बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी घटात्मक बेरोजगारी है। तो यहाँ पे अब ये 4 बेरोजगारी दे रखा है, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता आगे एग्जाम में ये भी पूछ दे। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखना आप। देखो जो प्रछन्न बेरोजगारी है ना, प्रछन्न बेरोजगारी जो है ये खास करके कृषि या किसानी या खेतों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। खास करके ये कृषि में पाई जाती है। जैसे अगर मान लो कोई खेत है, अगर मान लो कोई खेत है, 1 हेक्टेयर है, इसमें मान लो अगर 2 लोगों की ज़रूरत है, इसमें 2 लोगों की ज़रूरत है, तो घर के अगर 2 लोग भी हैं तो इस खेती बाड़ी को अच्छे से मान लो देख सकते हैं। लेकिन अगर घर में 4 सदस्य हैं, तो 2 लोग तो मान लो इसको 2 लोग सफिशियंट हैं इस खेती करने के लिए। लेकिन अगर चारों लोग इसी खेती पे डिपेंड हो जाएं, यानी कोई और काम नहीं कर रहे हैं, वो चारों लोग इसी खेती पे डिपेंड हो जा रहे हैं, तो जरूरत तो है इस खेती करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की, लेकिन 2 लोग और एक्स्ट्रा फालतू इसमें मतलब कर रहे हैं, लेकिन पैदावार तो उतनी ही होगी। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी है, इसको बोला जाता है प्रछन्न बेरोजगारी। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रछन्न, यानी जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग हैं, तो उस टाइप की बेरोजगारी को हम बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। ऐसा खास करके कृषि यानी खेती बाड़ी में देखने को मिलता है। अब ये चक्री बेरोजगारी क्या होती है, तो देखो चक्री बेरोजगारी जो होती है, ये आर्थिक मंदी के दौरान अगर कोई वस्तु या सिर्फ सेवाएं हैं, कोई सर्विस है, उसकी मांग कम हो जाए। अगर मान लो देश में आर्थिक मंदी आ गई, देश में अगर मान लो आर्थिक मंदी आ गई, अब मंदी के कारण क्या होता है, वस्तुएं बिकने कम हो जाती हैं, या फिर जो सर्विस सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ जाती हैं। तो उस टाइम बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो जैसे ही आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, आर्थिक कंडीशन सुधरेगी, फिर से रोजगार मिलने लगेगा उनको। तो लेकिन मंदी के कारण कुछ टाइम के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस टाइप की जो बेरोजगारी है उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। ऐसे ही मौसमी बेरोजगारी है आपकी। ये जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये था कि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है, तो उसको दूसरी नौकरी अगर वो ढूंढ रहा है, तो कौन सी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, तो उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद किस खेल का प्रसिद्ध नाम है। तो सबको पता है मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के प्लेयर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी हॉकी। अच्छा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस। भारत का क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। यानी आपसे पूछेगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है, तो 29 अगस्त को आपका मेजर सॉरी 29 अगस्त को किसका जन्मदिन है, तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। ये किससे संबंधित थे, हॉकी से। अच्छा, मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। अच्छा, इन्होंने ओलंपिक में 3 बार मेडल जीता था, 1928, 1932 और 1936। यानी 28 का जो 1928 का ओलंपिक, 1932 का ओलंपिक और 1936 का ओलंपिक, इन तीनों ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, भारत के लिए गोल्ड जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और इंफॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड, एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे भारत का जो स्पोर्ट के क्षेत्र में, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सर्वोच्च सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो आप कहोगे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यानी भारत का जो सबसे
स्पोर्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1991-92 के समय में। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में। लेकिन अभी इसका नाम क्या है? बदल दिया गया है 2021 में। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? अब इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद के नाम पे, यानी मेजर ध्यानचंद खेल, इसको मिटा देते हैं, खेल रत्न पुरस्कार। यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब बदला गया? तो 2021 में। ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसको प्राप्त करने वाले पहले प्लेयर यानी पहले खिलाड़ी कौन थे? तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, इसको प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद शतरंज प्लेयर थे। सबसे पहले इनको ही मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में। लेकिन अभी 2021 में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इतना आपको याद रखना है। देखो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या इसमें हमें याद रखना है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगा ये मुझे। देखिए, बोल रहा है मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो हॉकी से, हमको पता है। मेजर ध्यानचंद को हम क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936, ये 3 डेट याद करना। इसमें ओलंपिक में भारत के लिए क्या जीता था? तो गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। 1928, 1932 और 1936 में। अच्छा, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार होता है वो क्या होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है भारत का सबसे बड़ा, मतलब खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। लेकिन अभी इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब बदला गया इसका नाम? 2021 में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर ये पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पहले प्लेयर थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है? तो सबको पता है 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? क्रिसमस, यानी मैरी क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को। ये ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो जीसस के जो जीसस ईसा मसीह थे, उनके उनका जन्म दिवस माना जाता है इस दिन को, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वादक, यानी वाद्यक नहीं ऐसे लिखा जाएगा इसको, संगीत, तो कौन सा संगीत वादक है जो सारंगी से संबंधित नहीं है? यानी ये पूछ रहा है कौन सा संगीत वादक सारंगी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे उस्ताद बिंदादीन खान ये सारंगी बजाते हैं, निखिल बनर्जी ये सारंगी नहीं बजाते, रमेश मिश्रा सारंगी बजाते हैं, शकूर खान भी सारंगी बजाते हैं। यानी जो निखिल बनर्जी हैं, इनका संबंध सारंगी से नहीं है। तो निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? ये सितार वादक है। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? निखिल बनर्जी एक सितार वादक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, यानी निखिल बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का त्योहार नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तरायण पतंग महोत्सव, सनबर्न महोत्सव,
कच्छ महोत्सव, पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग, कच्छ और उत्तरायण, ये तीनों गुजरात के त्योहार हैं। जो सनबर्न महोत्सव है, ये आपका गोवा का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है ये आपका? गोवा का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये सही होगा, यानी सनबर्न महोत्सव आपका गुजरात का त्योहार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15वां, वह डैश साक्षरता दरें असम को छोड़कर हैं जहां जनगणना नहीं की जा सकती। यानी ये बोल रहा है कि 4 डेट दे रखे हैं यहाँ पे आपको। ये बोल रहा है कि कौन से सन में जो जनगणना हुई थी, जिस टाइम पे असम में जो दंगे वगैरह हो रहे थे, तो वहां पे असम की जो जनगणना है उसको काउंट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1981, 1981 की जो जनगणना है इसमें असम, 1981 की जनगणना में असम में जनगणना नहीं हुई थी। रीजन क्या था? असम आंदोलन, जो 1979 से लेकर 85 तक चला था, तो वहां पे इसी वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। और ये जो आंदोलन है असम में, ये अवैध प्रवासियों के खिलाफ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, यानी 1981 की जनगणना में असम की जो जनसंख्या थी उसको काउंट नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह बोलते हैं, सही है, के रूप में जाना जाता है। अच्छा, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और डैश क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त बोलते हैं। ये बोल रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि आवर्त कितने होते हैं। जो क्षैतिज पंक्ति आवर्त सारणी है, मान लो ये ऐसे, तो जो ये ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है ना, ये कितने हैं? तो ये 18 हैं, इन्हें हम समूह बोलते हैं। और जो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं आपकी, तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा, जिन्हें हम आवर्त बोलते हैं। तो आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, यही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल 2023 में खेला गया था? यानी ये बोल रहा है यहाँ पे 2 खेल दे रखे हैं, रोइंग और रोल बॉल। इन दोनों में से कौन सा जो इन दोनों में से कौन सा खेल है जो राष्ट्रीय खेल 2023 में खेला गया है? दोनों ही खेल राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल थे, रोइंग और रोल बॉल। रोइंग क्या है? ये जो नाव वगैरह चलाते हैं, नौका की जो रेस होती है वो रोइंग है। तो दोनों खेल खेले गए थे आपके राष्ट्रीय खेल 2023 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कि भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए डैश में शुरू की गई एक पहल कौन सी थी? यानी ये बोल रहा है जो नोटबंदी है या मुद्रास्फीति, जो नोटबंदी है वो कब लागू की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अक्टूबर 2016, नवंबर 2017, नवंबर 2016, अक्टूबर 2017। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नवंबर 2016। नवंबर 2016 को में ही घोषणा हुई थी कि 500 और 1000 के नोट अब क्या होंगे? लीगल नहीं होंगे, यानी मान्य नहीं होंगे। जिसके पास जितने हैं वो आपके जमा करा दे। तो नवंबर 2016 में ये घोषणा की गई थी। 8 नवंबर 2016 को रात को 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आते हैं लाइव और ये बोलते हैं कि भारत में कल से 500 और 1000 के नोट क्या होंगे? मान्य नहीं होंगे। यानी जिसके पास जो भी है वो बैंक में जाकर अपने जमा करा दे। ये काला धन वगैरह को वापस लाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को समर्पित है? यानी ये कह रहा है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य किसके लेखक हैं? सॉरी, चाणक्य ने कौन सी रचना लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखी है। अर्थशास्त्र किसके बारे में है? तो ये राजनीति के बारे में बताती है अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त, 2 उपनाम है इनके, विष्णु
विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य इनका उपनाम है, विष्णुगुप्त इनका असली नाम था। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा किस खेल से जुड़ी है? तो ज्वाला गुट्टा है, ये आपकी बैडमिंटन की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? बैडमिंटन की। तो ज्वाला गुट्टा आपकी बैडमिंटन प्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप किसी और वनडे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।